हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एपी, जो कि जिसे समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ये चैप्टर 5 में आता है 10th के मैथमेटिक्स में। अब तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेक्चर 0 में इसका रोड मैप समझे हैं कि कैसे खत्म करेंगे, और लेक्चर 1 में इसके सारे कंसेप्ट को हम देख चुके हैं। जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी सारा फार्मूला है, उसको देखे हैं, ड्राइव किए हैं, एपी होता क्या है वो समझे हैं। अब इस प्रश्नावली 5.1 से हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसमें बताना है, चार गो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक का एक, दो, तीन, चार। ये चारों के कंडीशन में पढ़ के बताना है, या इसको ड्रॉ करके इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताना है कि एपी है या नहीं। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। हम लोग एपी कंसेप्ट जानते ही हैं। आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 को क्रॉप करते हैं, नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। आइए यहाँ ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा जाता है। प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, ठीक है। और प्रत्येक अत्यधिक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो ये बताना है एपी में है कि नहीं। क्या पूछा है, सीक्वेंस का, तो हमको प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना होगा, पहले वो निकालिए। और वो बताइए कि जो वो नंबर निकला है वो सीक्वेंस में है, एपी में है या नहीं। वो जो सीक्वेंस है एपी में है या नहीं। आइए निकालते हैं पहले इसका हल। देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर यानी इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 कितना दिया हुआ है, 15, 15 रुपया। अब देखिए, अब दिख रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ रहा है, इसलिए निकालेंगे हम 2 किलोमीटर के लिए किराया, यानी टैक्सी का किराया। ऑब्वियसली क्या है, इसको A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 15 रुपया है, और उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है, 8 रुपया है। तो 8 रुपया, और कितना अतिरिक्त गए हैं हम, 2 किलोमीटर का बात हो रहा है। तो एक तो प्रथम किलोमीटर है, उसके बाद हम 1 किलोमीटर और आगे गए हैं, तो 8 × 1 कितना आ जाएगा, ये 23 रुपया। अब तीसरे किलोमीटर के लिए, यानी 3 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा हो जाएगा, 3 किलोमीटर के लिए किराया। ये कैसे निकालेंगे, वही तरीका है। A3 प्रथम के लिए 15 है, तो हम निकाल रहे हैं 3 किलोमीटर का। तो प्रथम किलोमीटर का तो निकल गया 15। उसके बाद हर एक किलोमीटर कितना ले रहा है, 8 रुपया। 8, हम कितना किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले, तो कितना हो गया, 8 दूना 16 और 15 31। उसी तरह से 4 किलोमीटर के लिए हम निकाल लेते हैं। 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या हो जाएगा, A4। A4 को क्या लिख सकते हैं, पहला के लिए 15, और निकालते हैं हम लोग 4 के लिए। एक का तो 15 हो गया, बच गया 3, और प्रत्येक का 8 है, तो 8 × 3 कितना हो गया, 8 × 3 = 24, और 15 कितना हो गया, 39 हो गया। तो A1 A2 A3 A4 निकल गया मेरा। अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। आइए अब हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4।
ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये क्या हो गया, ये प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया हो गया। प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। देखिए तो A1 का वैल्यू कितना आया है, 15। A2 का कितना आया है, 23। A3 का कितना आया है, 31। A4 का कितना आया है, 39। कॉमा तो रहेगा ही। अभी देखना है कि संख्या AP में है या नहीं। अब क्या मानते हैं इसको, इसका प्रथम पद कितना आया है, प्रथम पद क्या है, A1 है। A1 कितना है, 15। देख लिया यहाँ पे 15 है। प्रथम पद A1 हो गया। अब इसका सार्व अंतर निकाल के देखना होता है कि सार्व अंतर बराबर आ गया सब कंडीशन में, तो ये क्या है, AP में है। अब लिखिए सार्व अंतर, D1 यानी पहला सार्व अंतर निकाल रहे हैं हम। क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 23। 23 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 8। अब निकालिए D2 निकालते हैं, यानी A3 माइनस A2। A3 कितना है, 31, और A2 कितना है, 23, कितना आ जाएगा, 8। D3 निकालते हैं, A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा, 39 माइनस 31 इक्वल टू 8। अब देखिएगा, चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 8, यानी इस श्रेणी का, यानी सीक्वेंस का सार्व अंतर बराबर है। डी क्या है, सार्व अंतर है। D1 D2 जो भी है, सार्व अंतर बराबर है। इसलिए एक लाइन क्या लिख देंगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। इसलिए यह श्रेणी AP में है। तो किस में है, AP में है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा को, इसको भी कॉपी करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए वही तरीका, क्वेश्चन को पढ़िए। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। यानी कि बेलनाकार कोई आकृति है, यानी बेलन है जिसमें हवा भरा हुआ है, और एक पंप से उससे हवा निकाला जा रहा है। तो ये प्रत्येक बार उसमें जो बची हवा का 1/4 हवा निकाल लेता है। तो जो बचा हुआ हवा है, उपस्थित हवा की मात्रा दिखाते रहना है, और बताना है कि ये टर्म सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हल, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, और ये क्वेश्चन सिलेंडर का बेलन का नहीं है, क्षेत्रमिति का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उपस्थित हवा क्या है, उपस्थित हवा A है, इसको मान लेते हैं। यानी यहाँ A1 पद यानी प्रथम पद हम मान लिए, इसलिए प्रथम पद क्या हो गया मेरा, प्रथम पद A1 इक्वल टू हो गया A, मान लिए हम। अब एक और चीज मानते हैं। अब इसमें क्या निकलता है, प्रथम बार निकालने में, प्रथम बार निकालेगा लेकिन ये पहला टर्म नहीं होगा, ध्यान देना है। प्रथम बार
हवा निकालने पर बेलन में बची हवा, यानी बची हवा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। बची हवा, इसको किस टर्म से लेंगे? ये टू के टर्म से लिखेंगे। क्या बचेगा इसमें? तो जो उसमें हवा है कितना है, ए, उसका कितना 1/4 जो भाग है बाहर निकाल लेता है। तो टोटल हवा कितना है ए, उसमें घटा देंगे 1/4 टोटल हवा का। टोटल हवा का 1/4 क्या होता है, निकाल लेता है। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3/4 ए, ये टू हो गया। अब आइए, अब निकालते हैं दूसरे बार। दूसरे बार हवा निकालने पर इस लाइन को लिखना है। और मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज अपने अनुसार से लिखी जाती है। इसका कोई रूल नहीं होता है कि कैसे लिखिएगा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लिखिए, सब सही होता है। हवा ए3, ए3 को क्या लिख सकते हैं? बची हवा का, यानी बची हवा क्या है, ए2 बचा हुआ है, बची हवा का 1/4 निकाल लेता है। यानी ए2 ही बचा है तो ए2 को 1/4 निकाल लेगा, ये हो जाएगा 3/4 ए2। ए2 कितना है? 3/4। ए2 यहाँ पे देख लीजिए कितना आया है, 3/4 इंटू ए2, 3/4 क्या, ए, ये आ गया दूसरे बार का। इतना ही से हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक और पद चाहे तो आप निकाल सकते हैं। आइए इसको हम लिखते हैं। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे, ए1 कॉमा ए2 कॉमा ए3 क्या है? बेलन में बची हवा है। बेलन में बची हवा, ए1 क्या माने हैं, ए, ए2 कितना आया है, कॉमा 3/4 ए, और ए3 कितना आया है? तो वहां देखिएगा 3/4 इंटू 3/4 है, यानी 9/16 है। क्या है? ए, कॉमा ऐसे। अब इसको देखना है एपी में है कि नहीं। तो एपी में देखने का तरीका क्या होता है, अब सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर D1, यानी ए2 माइनस ए1। ए2 क्या है? 3/4 ए माइनस ए। तो इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? 4, यहाँ है 3 ए माइनस 4 ए, क्या हो जाएगा? -a/4, मैंने -1/4। अब लिखिए, अब D2 निकालते हैं, यानी ए3 माइनस ए2। और D1 D2 जब बराबर आएगा तभी इसको हम क्या बोलेंगे, यह एक एपी में है, यानी अर्थात एपी में नहीं है। ए3 माइनस ए2, ए3 कितना है? 9/16 ए, ए2 है 3/4 ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 9 ए माइनस 12 ए। ये क्या हो जाएगा? -4/16 ए हो जाएगा, बच जाएगा -1/4 ए, या -a/4 जो बोलिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा अभी एक चीज। तो यहाँ D1 = D2 -a/4 आ गया, चूंकि यह इस सीक्वेंस का, इस श्रेणी का, हिंदी में लिख रहे हैं हम लोग, इस श्रेणी का सार्व अंतर बराबर है। इसलिए यह श्रेणी एपी में है। आ गया आंसर।
अब बोलिए कि सर अब 3 टर्म निकाले, D1 D2 निकाले, बता दीजिए कहीं D3 कहीं इसके बराबर ना आए तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको 10 सारवंतर निकालना पड़े फिर इक्वेट करना पड़े। आपको दो ही निकालने में आपको मालूम चल जाएगा, और इसी डिफिकल्टी के अनुसार क्वेश्चन दिया जाता है। और यदि नहीं होना होगा तो दूसरा टर्म ही आपका जो D1 D2 बराबर नहीं है, प्रूफ कर दीजिएगा कि ये P में नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसका। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस। या ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं आपकी बार हम। इसी तरह से सारा क्वेश्चन का आप सोल्व कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन हम तो सारा क्वेश्चन को बता रहे हैं, वन 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 बाय वन एवरी वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम तो छोड़ नहीं सकते हैं। आइए, आपको एक आइडिया भी लगेगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है। ये खुद जानते हैं फिर भी एक बार क्वेश्चन को देखें। हल, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये तो एपी में है। जैसे वो टैक्सी भाड़ा वाला जो क्वेश्चन था, जो प्रथम जो उसमें फिक्स था कितना 15 रुपया, उसके बाद 8 रुपया बढ़ रहा था। इसमें 150 फिक्स है और 50 रुपया बढ़ रहा है लगातार, यानी कांस्टेंट है। यही तो सार बंतर होगा। सार बंतर क्या है? यही है, 50 कांस्टेंट है, हर मीटर पर कितना बढ़ रहा है? 50 रुपया बढ़ रहा है। तो ये क्या है? एपी में है। लेकिन इसको हम सोल्व करते हैं, आइए। प्रथम, लेट मी चेंज द कलर। प्रथम मीटर की खुदाई, ए A1 मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 150 रुपया। अब मानते हैं दूसरे मीटर की खुदाई। एक एक चीज यहाँ पे और अब लिख सकते हैं मन है तो, क्योंकि प्रथम मीटर के बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई कितना है? 50 रुपया है। इसलिए दूसरे मीटर की खुदाई कितना हो जाएगा? पहला तो फिक्स है, पहला कितना है, यानी ये 2 मान लेते हैं दूसरा मीटर की खुदाई। तो पहला मीटर का कितना है? फिक्स है 150 रुपया। और दूसरा मीटर से कितना बढ़ रहा है? 50 रुपया। ये कितना हो गया? 200 रुपया। उसी तरह से मान लेंगे तीसरे मीटर की खुदाई। तो तीसरे मीटर की खुदाई का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? A3 कितना हो जाएगा? 150 तो फिक्स है पहले के लिए। उसके बाद 3 मीटर खुदवाए हैं तो 1 मीटर का 150, बच गया 2 मीटर। तो 1 मीटर का कितना ले रहा है? एक मीटर के बाद 50 रुपया। तो ये बच गया, ये हो गया 250 रुपया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं अब। 3 पद निकाल दिए, एनफ है। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 इक्वल टू कुआं खुदवाने की लागत, कुआं खुदाई की लागत। या कुआं खुदवाने में लागत, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप जो लैंग्वेज है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यह याद करने का भी चीज़ नहीं होता क्योंकि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट से मतलब होता है, लैंग्वेज से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। A1 कितना है? ये दिया हुआ है 150। और A2 कितना है? 200। A3 कितना है? 250। साफ दिख रहा है कि एपी में है ये। यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब सार अंतर निकालते हैं। सार अंतर क्या? पहला सार अंतर D1, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 200 माइनस 150 कितना आ गया? 50।
D2 निकालते हैं, ये 3 माइनस 8, 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 50। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि तार अंतर D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए क्या लिख देंगे, यह श्रेणी AP में है। हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। इसको हम लोग कट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, हल, खाते में क्वेश्चन पढ़ते हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी मिश्रधन को बताना है, ठीक है। जबकि 10,000 राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब चक्रवृद्धि ब्याज आ ही गया, तो ये तो एपी हुआ ही नहीं, लेकिन देख लेते हैं तब भी। आइए हल लिखते हैं। मिश्रधन, प्रत्येक मिश्रधन का मतलब होता है कि ब्याज और मूलधन को जोड़कर, तो लिखते हैं मूलधन। मूलधन को क्या लिखते हैं, पी, यानी पी कितना दिया हुआ है। मूलधन को पी से लिखते हैं, यहाँ हम A1 से लिखते हैं। मूलधन प्रथम पद मान लेते हैं, A1 कितना दिया हुआ है, 10,000, 10,000 रुपया। और क्या दिया हुआ है, यहाँ रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। दर को हम कैसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, कैसे, 8%। अब बोल रहा है कि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब आइए, इसका तो मूलधन हो गया पहला। अब आते हैं प्रथम साल में उसका मिश्रधन कितना होगा, यानी 1 साल बाद। 1 साल बाद मिश्रधन, मिश्रधन यानी A2 ले लेते हैं, तो A2 क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, यानी मूलधन इंटू, लेट मी चेक द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो तो आपको मालूम ही होना चाहिए, बिना उसके मालूम के आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर n-1, ये होता है फार्मूला। हमको निकालना है क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन को बोलते हैं क्या, मिश्रधन को मानिए रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ए क्या हो जाएगा, ए का फॉर्मूला हो जाएगा P
1 प्लस आर बाई 100 इंटू 1। यही फार्मूला हम यूज करके क्या निकालने वाले हैं, ये फार्मूला होता है मिश्रधन का। मिश्रधन का मतलब हो गया कि आप कितना रुपया ब्याज पे दिए हैं, यानी मूलधन, और उस पर कितना ब्याज मिला है अब तक के, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, मिश्रधन आएगा। आइए शुरू करते हैं। फार्मूला हो गया तो पी है ये 1 प्लस आर, तो यहाँ पे आर ही है, आर बाई 100। यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ होता है वर्ष, कितना वर्ष के लिए आप दिए हैं, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है। अब देखिए A1 कितना है, 10,000। आर कितना है, 8 बाई 100। एन कितना है, हम लोग 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 108 हो जाएगा ये, बाई 100। दो जीरो दो जीरो कट जाएगा, 108 पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो और हो जाएगा। ई हो गया आपका A2। सिमिलरली A1 आ गया, इतना ही आएगा, 10,800 आ गया, मतलब कितना, 800 इसमें ब्याज मिला है। अब दूसरे साल के लिए जो निकालेंगे, आइए देखते हैं। दूसरे साल का मिश्रधन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज से, A3 से। A3 क्या है, यानी मिश्रधन है। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही होता है। A1 यहाँ पे रखे हैं हम P की जगह पे, A1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। यहाँ दूसरे साल तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा। A1 कितना है, 10,000 ही है, आर है 8 बाई 100, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10,000 का 10,000, यहाँ हो जाएगा 108 बाई 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए 10,000 इंटू, अब 108 का होल स्क्वायर, 108 का होल स्क्वायर आ जाएगा 11,664, डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखिए दो दो 4 जीरो है, 4 जीरो यहाँ है, सॉरी 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, कट जाएगा। 10,000 ऊपर है, 10,000 नीचे है, कट जाएगा, बच का जाएगा 11,664 रुपया। अब 3 को टर्म निकल गया, इतना काफी होता है बताने के लिए। आइए लिख लेते हैं, A1 कॉमा A2 कॉमा A3, ये क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन। ठीक है। A1 क्या आया है मेरा, A1 तो दिया हुआ है 10,000 से जो शुरू हुआ है। अब देखिए A2 क्या आया है मेरा, 10,800 आया है। A3 क्या आया है, 11,664 आया है। ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी पहला सार्व अंतर D1 निकालते हैं, यानी 10,800 माइनस 10,000, कितना आ जाएगा, 800। अब D2 निकालते हैं, D2 आ जाएगा 11,664, 10,800 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको घटाते हैं, 14 में से 0 जाएगा, सॉरी यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा, यानी 16 में से 8 घटेगा 8, यहाँ बच जाएगा 1 1 0 0 गुना 0 0 0, क्या हो जाएगा, 864 हो गया, 864। यहाँ देखेंगे, चूंकि सार्व अंतर D1 नॉट इक्वल टू D2 है, इसलिए यानी सार्व अंतर बराबर नहीं है, यह श्रेणी क्या होगा, AP में नहीं है। यही मेरा क्या आंसर हो गया।
देखिए, इसको सीधा समझेंगे यदि हम, जो सीआई होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए तो ऑब्वियस है एपी में होगा नहीं। और जब जब हम एपी निकालते हैं, इसमें रहता है कि पहला टर्म में एक खास नंबर जोड़ते जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एपी मिलता है, तो ऑब्वियसली एपी में नहीं होगा। यही जब सिंपल इंटरेस्ट रहता तो इसमें क्या हो जाता है, ये मेरा एपी में हो जाता है, एपी में नहीं है, ये एपी में हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी में नहीं होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया गया, कोई कंसेप्ट को यहाँ पे बताया गया और डिस्कस किया गया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।